गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों पिछले लेक्चर में हमने रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ा। आज एक केमिस्ट्री का सिंपल टॉपिक है अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एवं साल्ट, जो रीट और सेकेंड ग्रेड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। विद्यार्थियों यह टॉपिक एनसीईआरटी आधारित या आरबीएसई आधारित है, तो इसमें से एक सवाल जरूर परीक्षा में बनेगा। विद्यार्थियों एंड तक आप वीडियो को देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और रीड से संबंधित सारे के सारे टॉपिक्स जो एनसीईआरटी आधारित है वो इसी चैनल पर आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो जो विद्यार्थी रीड की तैयारी करना चाहता है वो इस चैनल पर आकर विजिट करें, और एनसीईआरटी आधारित जो भी कंटेंट है वो अपने कॉपी में नोट्स बनाते रहिए और रिवाइज करते रहिए। तो स्टार्ट करके आते हैं टॉपिक्स। विद्यार्थियों अम्ल और क्षार जो 10th क्लास का टॉपिक है, और रीट के लिए जो बेसिक टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए विद्यार्थियों अम्ल क्या होता है। तो अम्ल विद्यार्थियों वे होते हैं जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं और लीले लिटमस को लाल कर देते हैं। कौन? अम्ल। और जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल। और एसिडिक शब्द जो लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है खट्टा। क्या होता है? खट्टा। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं विद्यार्थी वो देखेंगे। तो देखिए इसके एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछली बार परीक्षा में पूछे गए। तो प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग जो अम्ल होते हैं वो होते हैं HCl, H2SO4 और HNO3। तो ये तीनों प्रकार के जो अम्ल है ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है। और दुर्बल अम्ल में कौन कौन से आएंगे विद्यार्थी? जो वीक एसिड है वो तो CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल है वो दुर्बल अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है और ऑक्जेलिक अम्ल है। तो ये है दुर्बल अम्ल। अब है सांद्र अम्ल क्या होता है? जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है जबकि जल की मात्रा क्या होती है? कम होती है, उसे हम सांद्र अम्ल कहते हैं। और तनु अम्ल क्या होगा? जिसमें अम्ल की मात्रा क्या होगी? कम होगी और जल की मात्रा अधिक होगी, इसे हम तनु अम्ल कहेंगे। इसके बाद है विद्यार्थियों क्षार क्या होता है। क्षार के प्रॉपर्टीज क्या है देखिए। तो वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं, क्षार हो गए। और ये क्या कहते हैं? लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देते हैं। किसमें? नीले। अम्ल किस में बदल देते हैं? नीले को लाल में। जबकि क्षार है वो लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। अब प्रबल क्षारक यानी स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से? तो NaOH, KOH, CaOH का ओल्ड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कास्टिक सोडा और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद दुर्बल क्षारक है वो NH4OH, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद क्षार क्या होता है? एल्कलीन। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। उदाहरण के लिए NaOH, KOH, MgOH का ओल्ड डाई मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है विद्यार्थियों। उसके बाद साल्ट यानी लवण। अम्ल और क्षारक परस्पर क्रिया करके जो अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होते हैं उसे क्षार कहते हैं, जैसे NaCl है, KCl है। ठीक है, तो ये क्षार के एग्जाम्पल है। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं विद्यार्थियों? जो इंडिकेटर्स पिछली बार रीट एग्जाम 2022 में पूछा गया है सवाल है, तो आपको ध्यान से देखना है। 2022 में विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट सवाल बन गया था रीट का। किसमें? सूचक में से यानी इंडिकेटर्स में से। अब होते क्या है वो देखिए। तो देखिए क्या होते हैं सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति को दर्शाते हैं। यानी जो पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है इसकी उपस्थिति को दर्शाने वाले पदार्थ हो गए सूचक कहलाएंगे, और इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ के जो एग्जाम्पल है विद्यार्थियों, एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है, पिछली बार परीक्षा में पूछा गया था। आर्टिफिशियल इंडिकेटर क्या होता है या फिर नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है। देखिए विद्यार्थियों सूचक के प्रकार। तो प्राकृतिक सूचक जो ये पौधों में पाए जाते हैं, जैसे लिटमस है, लाल पत्ता गोभी है, हाइड्रेंजिया के पौधे के फूल, हल्दी है। तो ये है प्राकृतिक सूचक पूछा गया। और पिछले बार जो रीट में सवाल बना था वो यहाँ से बना था विद्यार्थियों 2022 के अंदर, तो इम्पोर्टेंट है। आर्टिफिशियल सूचक कौन कौन से? कृत्रिम
तो रासायनिक पदार्थ होते हैं मेथिल ऑरेंज और फिनोनेफ्थलीन। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। पिछली बार रेट परीक्षा में यहाँ से 2 सवाल बन गए थे कि प्राकृतिक सूचक कौन कौन से हैं या कौन से नहीं हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अगला है सूचक, वो है गंधीय सूचक, जो गंध स्मेल लेते हैं। तो गंधीय सूचक अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उसकी गंध, और इसके लिए एग्जाम्पल है प्याज और लौंग का तेल। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है इस बार रीट के अंदर। अब देखते हैं किस में कौन सा रंग परिवर्तन होता है। तो रंग भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए ये सूचक है, और यहाँ पे गंध या रंग में परिवर्तन, गंध और रंग में परिवर्तन, ये अम्ल के साथ में और ये क्षार के साथ में। ठीक है विद्यार्थियों, तो ध्यान से इसे देखना है। सॉरी विद्यार्थियों, देखिए लिटमस, यह अम्ल के साथ लाल होगा और क्षार के साथ कैसा होगा, नीला होगा। तो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद लाल पत्ता गोभी का रस, ये अम्ल के साथ लाल ही होगा और क्षार के साथ कैसा होगा, हरा। तो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हल्दी, हल्दी का अम्ल के साथ कोई बदलाव नहीं होता, जबकि क्षार के साथ ये लाल रंग का हो जाएगा, जैसे साबुन। और अपने किसी भी शर्ट के ऊपर अगर सब्जी थोड़ी बहुत गिरी है, पीले रंग वाली हल्दी वाली सब्जी, तो अगर साबुन के साथ उसके धोएंगे तो ये लाल रंग का हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों। उसके बाद हाइड्रेंजिया के पुष्प, तो यह अम्ल के साथ नीला रंग देगा और क्षार के साथ गुलाबी। इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। तो ये कौन से थे, ये थे प्राकृतिक सूचक। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल सूचक, कौन कौन सा रंग देंगे। तो देखिए फिनोनेफ्थलीन, यह क्षार के साथ अम्ल के साथ रंगीन होगा, यानी रंगीन देगा, लेकिन क्षार के साथ फिनोनेफ्थलीन मिलाने पर गुलाबी रंग आ जाएगा। इसी प्रकार मेथिल ऑरेंज का अम्ल के साथ लाल रंग, जबकि क्षार के साथ पीला रंग होगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये थे आर्टिफिशियल सूचक। और गंधीय सूचक कैसे होते हैं, पहला है प्याज, और प्याज की रस का तीक्ष्ण गंध होगी अम्ल के साथ, जबकि क्षार के साथ कोई गंध नहीं होगी। वेनिला समान गंध रहती है, उसके बाद क्षार में कोई गंध नहीं। और लौंग का तेल, इसमें भी समान गंध रहती है, जबकि क्षार के साथ कोई गंध नहीं है। ठीक है विद्यार्थियों, तो इसमें ये रंग वगैरह आपको पूछे जा सकते हैं कि क्षार के साथ कैसा रंग आएगा और अम्ल के साथ कैसा रंग आएगा। ठीक है विद्यार्थियों, अब है अम्ल के रासायनिक गुण कौन कौन से अम्ल और क्षार के, वो देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बन सकते हैं सवाल इसमें से। तो रासायनिक अभिक्रिया अम्ल धातु के साथ कैसे होगी। तो धातु के साथ अम्ल क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस पूछा जा सकता है। जैसे HCl है वो Zn से क्रिया करेगा ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। और क्षार की अभिक्रिया अब धातु से करेंगे तो Na2 ZnO2 यानी सोडियम जिंकेट बढ़ाएगा और ये भी हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों अम्ल और क्षार। अब यहाँ से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पॉप टेस्ट यानी हाइड्रोजन गैस का टेस्ट। हाइड्रोजन गैस से निहित परत नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है, और इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति को दर्शाने का प्रयोग करते हैं, यानी हाइड्रोजन की उपस्थिति की दर्शाने का उपयोग किया जाता है। तो पॉप टेस्ट किसके लिए, कौन सी गैस के लिए, हाइड्रोजन गैस के लिए। नेक्स्ट है विद्यार्थियों कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया पूछा जा सकता है परीक्षा में। अम्ल के साथ कार्बोनेट की अभिक्रिया और क्षार के साथ। तो अम्ल और धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करेंगे तो लवण और CO2 बनेगी और साथ में जल निकलेगा। जैसे HCl की अभिक्रिया Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट से कराने पर NaCl बनेगा नमक, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये जल बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार HCl की अभिक्रिया NaSCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, ये धोने का सोडा है, इससे कराने पर नमक बनेगा और साथ ही CO2 और जल बाहर निकल जाएगा। जबकि क्षार की अभिक्रिया कराने पर कोई अभिक्रिया नहीं होती, किसके साथ, धातु कार्बोनेटों और कार्बोनेटों के साथ। ठीक है विद्यार्थियों, इसके बाद चूने के पानी का टेस्ट क्या होगा वो देखते हैं। तो चूने के पानी का टेस्ट, उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ये CaOH का ओल्डाई यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ CO2 गैस कराने पर CaCO3 यानी सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, एक जो अंडे का खोल होता है वो प्राप्त होता है, और साथ में जल। अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर क्या हो जाएगा, दूधियापन खत्म हो सकता है, यानी H2O प्लस CO2 यानी ये हो जाएगा CaSCO3 होल डाई जल में घुलनशील।
इसके बाद है विद्यार्थियों अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया क्या है देखेंगे। अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। देखेंगे उदासीनी अभिक्रिया क्या होती है, ध्यान से देखना विद्यार्थियों, परीक्षा में पूछा जा सकता है और अपने कॉपी में नोट्स बनाते रहिए विद्यार्थियों। ये एनसीईआरटी आधारित टॉपिक्स है और इससे हूबहू सवाल बनेगा, इसलिए मैं आपको एनसीईआरटी आधारित 10th क्लास के जो भी टॉपिक्स है वो कवर करा रहा हूँ और आपके रीड के लिए बहुत ही हेल्पफुल उपयोगी होगी। उदासीकरण अभिक्रिया अम्ल और क्षारक दोनों ही प्रेक्षित प्रभाव द्वारा क्षारक द्वारा अम्ल को प्रभाव को समाप्त हो जाता है, परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होता है, उसे उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं। नॉर्मल भाषा में समझा देता हूँ आपको, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उसको हम उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए NaOH ये क्षार है और अम्ल है HCl, दोनों ही क्रिया करेंगे तो NaCl बन जाएगा और साथ में जल बन जाएगा, तो ये अभिक्रिया कहलाई उदासीकरण अभिक्रिया। अब अलग अलग अम्ल है वो अलग अलग क्रिया करते हैं। देखिए विद्यार्थियों यहाँ पे देखिए अम्ल प्रबल है और दुर्बल क्षारक है, तो यहाँ पे अम्लीय लवण और जल बनेगा। इसी प्रकार दुर्बल अम्ल है और प्रबल क्षारक है तो क्षारीय लवण बनेगा, साथ में जल तो बनेगा। इसी प्रकार प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक है दोनों हैं तो उदासीन लवण बनेगा और जल तो बनेगा ही, साथ ही दुर्बल अम्ल प्रबल क्षारक है तो उदासीन लवण बनेगा। तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब है अम्लों की धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया कैसे होगी वो देखेंगे। देखिए विद्यार्थी अम्ल है धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके वापस जल और लवण ही बनाते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया HCl से कराने पर CuCl2 प्लस जल बन जाएगा। कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा विद्यार्थियों, नीला। इंपॉर्टेंट है। अतः धात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। जैसे कौन कौन से ऑक्साइड है, CaO, ये है धात्विक ऑक्साइड। अब है अधात्विक ऑक्साइड, तो अधात्विक ऑक्साइड के साथ जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होगी। कैसे होगी, अम्लीय। जैसे देखिए यहाँ पर CO2 की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के करने पर CaCO3 और H2O बनेगा। यहाँ पर जो अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होगी वो अम्लीय होगी और विद्युत धारा का प्रवाहित करते हैं। कुल मिला के विद्यार्थियों अगर धातु की ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर जो लवण बनेंगे वो होंगे क्षारीय प्रकृति के, जबकि यहाँ पर अधातु के साथ गिराने पर जो पदार्थ बनेंगे वो अम्लीय प्रकृति के होंगे, जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। नेक्स्ट है जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। तो जल की उपस्थिति में H+ आयन उत्पन्न करते हैं कौन, अम्ल। जैसे H+ आयन और H3O+ आयन हाइड्रोजन आयन के रूप में पाए जाते हैं। तो H+ आयन जल से अभिक्रिया करने पर H3O हाइड्रोजन आयन बनाएगा, फिर HCl + H2O अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन आयन बनाएगा जो इम्पोर्टेंट है, और बाद में Cl। जल की उपस्थिति में क्षारक क्या करते हैं देखिए, तो NaCl होगा वो NaOH होगा वो जल से अभिक्रिया Na+OH- बनाएगा, यानी हाइड्रोजन आयन बन गया। इसी प्रकार मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की जल से अभिक्रिया करने पर Mg+2 और साथ में OH- आयन बनाएगा। यानी सभी क्षारक जल में क्या होते हैं, घुलनशील नहीं होते हैं। अतः जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं और सभी क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद्यार्थियों, परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं और जल में घुलनशील क्षारकों को क्षार कहते हैं, और सभी क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक जल में क्षारक नहीं होते। जल के साथ अम्ल और क्षारक मिलाने पर सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारकों को जल में ही मिलाना चाहिए। यानी अम्ल और क्षार को किस में मिलाना चाहिए, जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए, जबकि जल को अम्ल के अंदर या क्षार के अंदर नहीं मिलाना चाहिए और लगातार हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि ये प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी है, ऊष्मा देने वाली होती है। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ पे इंडिकेटर दिया हुआ है कि आपको जल को इसके अंदर मिलाना है, किसके अंदर, अम्ल को, जबकि यहाँ पे सॉरी विद्यार्थियों ये गलत दिया हुआ है। यहाँ पे जल को अम्ल के अंदर नहीं मिलाना है, जबकि अम्ल को जल के अंदर मिलाना है। तो इम्पोर्टेंट यही है, पूछा जा सकता है कि जल में अम्ल मिलाना चाहिए या अम्ल को जल में। तो जल में क्या मिलाना चाहिए, धीरे धीरे अम्ल मिलाना चाहिए हिलाते हुए, क्योंकि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसके बाद विद्यार्थियों सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर
ऊष्मा के कारण अफास्फलित होकर बाहर आ सकती है, आप जल सकते हो। साथ ही अत्यधिक ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो जल मिलानापन ये कंडीशन हो सकती है, इसलिए जल नहीं मिलाना है। जल को अम्ल में डालने से क्या क्या हो सकता है वो कारण यहाँ पर दिया हुआ है। तो एक तो अस्फलित होगा यानी ऊपर होके जाएगा, और दूसरी बात ताप के कारण पात्र टूट सकता है। इसलिए अम्ल को जल के अंदर क्या करना चाहिए, धीरे धीरे मिलाकर हिलाना चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, जबकि जल के अंदर आगे है विद्यार्थियों, देखिए यहाँ अम्ल की अभिक्रिया कौन कौन सी है वो देखेंगे। तो अम्ल की अभिक्रिया कौन कौन सी है, अम्ल और लवण और जल से धात्विक ऑक्साइड के साथ करता है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए धातु कार्बोनेट के साथ लवण प्लस CO2 प्लस H2O, ये अभिक्रिया हो गई। इसके बाद क्षार के साथ अभिक्रिया लवण और जल। इसी प्रकार अम्ल और धातु क्रिया का लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, ये धातु के साथ अभिक्रिया। साथ ही अन्य कौन कौन सी अभिक्रिया देखते हैं, तो धातु कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया लवण और CO2 प्लस जल बनेगा। ठीक है, तो ये थी किसकी अभिक्रिया, अम्ल की। अब क्षारक की अभिक्रिया देखते हैं। तो लवण और जल अभिक्रिया करेंगे विद्यार्थियों, तो अधात्विक ऑक्साइड बनाएंगे, किसके साथ, क्षारक के साथ। धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं होती है, किसकी, क्षारक की, इम्पोर्टेंट है। अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर लवण और जल। इसी प्रकार धातु बाइकार्बोनेट के साथ यह अभिक्रिया नहीं दर्शाता कौन, क्षारक। और लवण और हाइड्रोजन गैस के साथ धातु के साथ अभिक्रिया होती है। अब है अम्ल और क्षारक में क्या क्या समानता है वो देखेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देखिए अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं, क्षारक OH आयन उत्पन्न करते हैं। जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो तनुकर्त हो जाता है, क्या हो जाएगा, तनुकर्त डाइल्यूटेड हो जाएगा। और जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ और OH- प्रति आयतन में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी विद्यार्थियों, कमी। अम्ल और क्षारक की प्रबलता देखेंगे, यूनिवर्सल ऑफ इंडिकेटर। देखिए किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके H+ आयन या OH आयनों की संख्या पर निर्भर करती है, यानी प्रबलता उसके आयन पर निर्भर करती है। अम्ल की H+ और क्षार की होगी OH- आयन पर निर्भर करती है। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ बस इंडिकेटर होता है यूनिवर्सल, अनेक सूचकों का ये मिश्रण होता है। यह किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को विभिन्न रंगों द्वारा दर्शाया जा सकता है। देखिए विद्यार्थियों, एक होता है पीएच स्केल, जो इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में पी का मतलब पुंसांश होता है। पुंसांश एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। क्या होता है, शक्ति। अगर देखिए पीएच का मान 7 है तो विलयन क्या होगा, उदासीन। पीएच का मान अगर 7 से कम है तो अम्लीय विलयन। पीएच का मान 7 से अधिक है तो क्षारीय विलयन। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यह स्केल 0 से 17 तक पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोगी है। यहाँ पे देखिए प्रबल अम्ल HCl H2SO4 और HNO3, और ये दुर्बल अम्ल है जो CH3 सिल्वर एसिटिक अम्ल और H2CO3 कार्बनिक अम्ल, ये दुर्बल अम्ल। H+ आयन की बढ़ती हुई मात्रा। नीचे देखिए विद्यार्थियों दुर्बल क्षार के अंदर देखिए NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये दुर्बल क्षार है। इसी प्रकार यहाँ से जाएंगे तो OH आयन की सांद्रता कम हो जाएगी, यहाँ पे बढ़ती जा रही है आगे। तो प्रबल क्षार है NaOH KOH CaOH का होल डाई, ये प्रबल क्षार है। अब देखिए विद्यार्थियों अम्लीयता और क्षारीयता कब बढ़ती है, तो देखिए विद्यार्थियों यहाँ से आगे जाएंगे तो क्षारीय प्रकृति, यानी 7 से ऊपर जाएंगे तो क्षारीय प्रकृति बढ़ेगी, 7 से नीचे जाएंगे तो अम्लीय प्रकृति बढ़ जाएंगी, और 7 के 20 में होगा तो वो उदासीन होगा। H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि होगी, 7 से ऐसे जाएंगे तो, और 14 की तरफ जाएंगे तो H+ आयन में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है विद्यार्थियों, अब ये दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो पेड़ पौधे और पशु में पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारे शरीर का पीएच होता है वो 7.0 से 7.8 के प्रास के बीच में वो कार्य करता है। वर्षा के जल का पीएच 5.6 से कम होता है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा पूछा जा सकता है कि अम्लीय वर्षा का पीएच कितना होता है, तो 5.6 से कम हो जाता है और ये अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है विद्यार्थियों,
इसके बाद मिट्टी का पीएच इम्पोर्टेंट है। अच्छी उपज के लिए पेड़ पौधों की एक विशिष्ट पीएच का प्रयास आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान पर मिट्टी का पीएच कम है या अधिक है तो किसान उसमें आवश्यकता के अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिला सकते हैं। यानी कोई मिट्टी अगर अम्लीय हो गई है या फिर क्षारीय हो गई है तो इसके पीएच होगा, उसको टेस्ट करके उसके अंदर अम्ल या क्षार मिलाकर मिट्टी को सही किया जा सकता है। पाचन तंत्र का पीएच क्या होगा विद्यार्थियों? हमारी उदर गुहा होगी, यानी उदर स्टमस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पन्न करती है और भोजन के पाचन में सहायक होता है। यानी विद्यार्थियों अमाशय के अंदर से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो भोजन के पाचन और अन्य बैक्टीरिया को मारने में सहायता करता है। और अपच की स्थिति यानी एसिडिटी की स्थिति में उदर गुहा अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है। यानी अगर एसिडिटी हो रही है तो इसका मतलब है शरीर के अंदर जो पेट होगा उसके अंदर एसिडिटी की मात्रा किसके कारण अधिक होगी? अम्ल के कारण अधिक होती है। और इसका कारण है पेट के अंदर दर्द और जलन का अनुभव होगा। इस दर्द को मुक्त पाने के लिए एंटासिड का उपयोग करेंगे। एंटासिड के रूप में हम क्षारकों का उपयोग करेंगे। अधिक मात्रा में उदासीन कर देता है, क्षारक जो अम्ल की अधिक मात्रा को क्या कर देता है? उदासीन। और एंटासिड इंपॉर्टेंट है। पिछली बार रीट परीक्षा में 2022 या फिर 23-21 में पूछा गया है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ये एंटासिड है, इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी। MgOH का ओल्ड आई, ठीक है विद्यार्थियों। फिर उसके बाद में पीएच के परिवर्तन दंत से, अपने दंत के अंदर जो बैक्टीरिया होने से दांतों खराब होने का कारण क्या है? तो मुंह के पीएच होता है 7.5 से कम होने से दांत का क्षय प्रारंभ हो जाता है। और दांत का क्षय का इनेमल यानी दंत वल्लक कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। और शरीर के सबसे कठोरतम पदार्थ होता है इनेमल होता है, वो शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। यह जल में नहीं घुलता है लेकिन मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह संसाधित होता है। यानी इनेमल होगा वो विद्यार्थियों, मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर धीरे धीरे खराब होने लगता है और दांत खराब हो जाते हैं। और दंत क्षय के लिए दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए जो क्षारीय कलर का आता है, यानी क्षारीय होता है। और अम्लता की अधिकता को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। कौन? पेस्ट आता है, पेस्ट वो किसको उदासीन करता है, यानी दांत खराब होने से बचा देता है और अम्ल अधिक होने से उसको धीरे धीरे उदासीन कर देता है। इसके बाद है विद्यार्थियों पेड़ पौधों और रसायनों से उत्पन्न आत्मरक्षा। यहाँ पर अपने मधुमक्खी का डंक या फिर अम्ल छोड़ता है जो दर्द का कारण होता है, या चींटी या मधुमक्खी का डंक होता है जो अपने हाथ के ऊपर या कहीं डंक जलता है तो आपको जलन का अनुभव होता है। और डंक मारे गए अंक में बेकिंग सोडा का उपयोग करना चाहिए, जो खाने का सोडा आता है NaCO3 उसका उपयोग करना चाहिए जिससे अपन को डंक जला हुआ है वहाँ पर अपन को दर्द का इलाज मिल सके। एक होता है नेटल प्लांट, और नेटल के डंक वाले पौधे में मेथेनोइक अम्ल छोड़ देता है विद्यार्थियों, जिसके कारण ये विद्यार्थी मेथेनोइक आएगा, यहाँ पर मेथेनोइक अम्ल है जिसके कारण जलन और दर्द का अनुभव होता है। और इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डक पादप इंपॉर्टेंट, डक पादप की पत्तियों का रगड़ कर किया जाता है। यानी नेटल पादप ऐसा होता है जो इसकी पत्तियां डंक मारने से मेथेनोइक अम्ल छोड़ती है जिससे जलन में दर्द उत्पन्न होती है। और इसके लिए डक पादप के पौधों की पत्तियां रगड़ कर लगाई जाती है जिससे जलन कम हो जाती है। इसके बाद लवणों का पीएच क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के उदासीन लवण होते हैं, यानी pH 7 होगा प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक है उसका अम्लीय विलयन होगा, यानी pH का मान 7 से क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, विद्यार्थियों कम। उसके बाद प्रबल क्षारक और दुर्बल इसके लिए जो विलयन होगा वो लवण क्षारीय होगा और pH का मान 7 से क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, ठीक है विद्यार्थियों। इसके बाद साधारण नमक से रसायन क्या होगा? तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पिछली बार रीट और CTET में भी पूछा गया सवाल। रीट में हमें विरंजक शून्य का सूत्र पूछा गया था पिछली बार रीट मेन एग्जाम के अंदर, तो इम्पोर्टेंट है। देखिए विद्यार्थियों, आप इस नोट्स को कॉपी में बनाते रहिए और ये मैंने NCERT तौर आधारित लिया है जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है विद्यार्थियों। अब पढ़ते हैं कौन कौन से रसायन कार्बनिक यौगिक है। सबसे पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। उसके बाद विरंजक शून्य CaCO2 CaOCl2, बेकिंग सोडा जिसे खाने का सोडा कहते हैं NaOHCO3, धोने का सोडा Na2CO3 10H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O इंपॉर्टेंट है। और एक होता है जिप्सम CaSO4 5H2O, विद्यार्थी CaSO4 2H2O, जिप्सम का सूत्र अलग होता है CaSO4 और 2H2O, ठीक है। तो ये जिप्सम का आगे आएगा सूत्र।
सबसे पहले पड़ता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने वाली विधि कौन सी है? क्लोर क्षार अभिक्रिया। यहाँ पर NaCl की अभिक्रिया जल से कराने पर NaOH मिलेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस के साथ क्लोरीन गैस मुक्त होगी। एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, और कैथोड के पास में ही NaOH का विलयन बन जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर उपयोग। तो H2 का उपयोग ईंधन मार्गिन के रूप में, और Cl2 का उपयोग स्वस्थ जल की स्वच्छता में, PVCA CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन में। साथ ही HCl का उपयोग इस्पात की सफाई में औषधियों के अंदर किया जाता है। NaOH का उपयोग ग्रीस को हटाने के लिए भी है। साथ ही साबुन और कागज बनाने में भी उपयोगी है NaOH। और Cl2 NaOH विरंजक सूर्ण है जो घरेलू विरंजन और वस्त्रों को विरंजन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है विरंजक सूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है यह। इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं विद्यार्थियों, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो क्या होता है विरंजक सूर्ण? देखिए विद्यार्थियों, शुष्क बुझे हुए सूने यानी CaOH का ओल्डाई में क्लोरीन गैस की क्रिया से विरंजक सूर्ण प्राप्त होता है या निर्माण होता है। जैसे ये सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो बुझा हुआ सूना है पानी के अंदर, इसकी अभिक्रिया क्लोरीन से कराने पर CaOCl2 यानी विरंजक सूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त हो जाएगा, और साथ में जल। देखिए इसका उपयोग क्या है? सूती और लिनेन के विरंजक के लिए उपयोगी है, सूती वस्त्र जो भी है। कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जे के विरंजक के लिए। साथ ही रासायनिक उद्योग के उपचार के रूप में उपयोगी है, यानी जल को शुद्ध करने में भी उपयोगी है। पीने के पानी में जीवाणु मुक्त करने के लिए भी रोगाणुनाशक के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद बेकिंग सोडा क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो NaCl की अभिक्रिया जल प्लस CO2 और NH3 अमोनिया तीनों के कराने पर NH4Cl अमोनियम क्लोराइड साथ ही NaSCO3 बेकिंग सोडा प्राप्त हो जाएगा, और ये एक दुर्बल असंचारक है। और खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें अभिक्रिया क्या होगी? NaOH प्लस इसको NaOHCO3 को गर्म करेंगे तो Na2CO3 प्लस जल प्लस CO2 गैस प्राप्त होगी। देखिए विद्यार्थियों, इसका उपयोग इंपॉर्टेंट है, पिछली बार परीक्षा में पूछा गया है। तो बेकिंग पाउडर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है NaOHCO3 का, बेकिंग पाउडर प्लस टार्टरिक अम्ल। साथ ही अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण पाव रोटी या खमीर में उठ जाती है, यानी रोटी फूल जाती है या पाव रोटी फूल जाती है, इसका कारण भी बेकिंग सोडा है या NaOH जो CO2 के कारण होता है। इसके अंदर CO2 गैस होती है और यह मुलायम और स्पॉन्जी होता है। एंटा एसिड के रूप में भी उपयोगी है विद्यार्थियों, पेट के अंदर अगर गैस हो रही है एसिडिटी तो इसके लिए भी उपयोगी है बेकिंग सोडा। साथ ही अग्निशमन नियंत्रण में भी किया जाता है, आग बुझाने के अंदर NaOH का उपयोग किया था, क्योंकि इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है वो उपयोगी है। सोडा अग्निशमन के रूप में भी उपयोगी है। इसके बाद है धोने का सोडा विद्यार्थियों जो इम्पोर्टेंट है, Na2CO3 10H2। यह सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने के सोडे को प्राप्त किया जाता है। यह एक क्षारकीय लवण है Na2CO3। इसके साथ 10 जल के H2O के उपयोग से Na2CO3 10H2 प्राप्त होगा। इसका उपयोग इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, कांच बनाने में, साबुन और कागज उद्योग में, बोरक्स के उत्पादन में भी उपयोगी है। साथ ही साफ सफाई में घर के अंदर, और जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये पूछा जा सकता है विद्यार्थियों, जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो धोने का सोडा Na2CO3 10H2O। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, इंपॉर्टेंट है। तो POP का फॉर्मूला होता है COSO4 हाफ H2O। इसको जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर जल के अणु को त्याग कर यह कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इंपॉर्टेंट है, नाम पूछा जा सकता है परीक्षा में, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या अधहाइड्रेट POP बनता है। ये एक सफ़ेद सूर्ण है जो जल में मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर कठोर पदार्थ प्रदान करता है। तो ये हो गया, देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रक्रिया हम हाफ जल से कराने पर CaSO4 2H2O प्राप्त होगा, ये जिप्सम होगा। तो जिप्सम का फॉर्मूला अलग है विद्यार्थियों, जिप्सम के अंदर डबल जल के 2 अणु हैं, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर आधा जल है, आधे जल का अणु है। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि जिप्सम के अंदर जल के कितने अणु हैं? तो 2 अणु, और प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर जल के अणु कितने हैं? तो आधा है। ठीक है, दोनों के सूत्रों के अंदर फॉर्मूला में डिफरेंस है। अब यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हड्डी, टूटी हुई हड्डी है वो जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है। साथ ही खिलौने हैं, सजावटी सामान बनाने के लिए, और सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। तो ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। और क्रिस्टलन जल क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है विद्यार्थी परीक्षा में। तो देखिए क्रिस्टलन जल क्या होता है? लवण के इकाई सूत्र में जल के अणुओं की निश्चित संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। क्या कहते हैं? लवण के इकाई सूत्र में जल के निश्चित
अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे विद्यार्थियों, जैसे हमने यहाँ पे देखिए जल के अणु ले लिए, यहाँ पे जल के अणु हाफ जल है, इसी प्रकार यहाँ पे जल के अणु 10 जल है। तो ये है क्रिस्टलीय जल है। कौन से जल है? क्रिस्टलन जल है। अब देखते हैं यहाँ पर शॉर्ट में जो क्रिस्टल जल कौन कौन से, जैसे हम देखते हैं CaSO4 जो नीलट होता है उसके अंदर क्रिस्टलन जल के कितने अणु है? 5 है। Na2CO3 10H2O इसके अंदर क्रिस्टलन के जल के अणु कितने हैं? 10 है। इसी प्रकार जो जिप्सम होता है CaSO4 2H2O इसके अंदर जिस क्रिस्टलन जल के अणु कितने हैं? 2 है। तो पूछा जा सकता है को नीलत होता है यानी कॉपर सल्फेट कितने जल के अणु? तो 5। और Na2CO3 यानी जो धावन सोडा है उसके अंदर कितने हैं? 10 के जल के अणु। और उसके बाद जो जिप्सम है उसके अंदर क्रिस्टलन जल के अणु कितने हैं? तो 2 है। ठीक है विद्यार्थियों, तो यह था अम्ल और सार के बारे में लेक्चर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। और NCERT आधारित इसी प्रकार की सीरीज पाने के लिए विद्यार्थियों आप हमारे चैनल पर बने रहें। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सेशन था आज का। और रीड के अंदर इसके अंदर हूबहू सवाल बनेगा, आपको देखने को मिल जाएगा। पिछली बार भी बना हुआ था रीड के अंदर सवाल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने अन्य मित्रों को भी शेयर करें ताकि इनको भी बेनिफिट मिल सके इस सीरीज और सेशन का, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पशु परिसर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर से एक सवाल बन सकता है। विद्यार्थियों ध्यान से नोट बनाते रहिए और रीड की तैयारी करते रहिए। अपने पास समय है वो बहुत ही कम है और मैं आपको बहुत ही अच्छा साइंस का NCERT कंटेंट उपलब्ध करवा रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।